हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स निपटाओ बाय जतिन मलिक में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। पहले हम स्कैनर के क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, फिर इसके बाद हम करेंगे मॉड्यूल। ठीक है, जैसा कि हमने अपनी जो सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चंस की, हमने अभी डिमांड एंड सप्लाई का देखा है। ठीक है, फिर उसके हमने मॉड्यूल के क्वेश्चन देखे। तो बेटा अप्रॉक्स हम उसमें 200 क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, इसमें बेटा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में अप्रॉक्स आप लोगों को 300 क्वेश्चंस को देखना है। तो ये होगा बेटा टोटल 500 क्वेश्चंस। और इसके बाद में मैक्रो के भी जितने भी बेटा वो 5 चैप्टर्स हैं मैक्रो के, ठीक है, तो उसके भी हम 500-600 क्वेश्चन देखेंगे। पर पहले हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को वो भी करवाऊंगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ, ये रहा। और ये आगे बढ़ने से बेटा ये बता दूं पहले कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो ये पूरा पीडीएफ आप देख सकते हैं, पूरा रेडी किया गया है मेरे द्वारा, तो आप लोगों को ये वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बेटा पूरा स्कैनर दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स निपटाओ आप चैनल डाउनलोड कर लीजिए बेटा, ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप भी है वहाँ पे, डिस्कशन ग्रुप, और चैनल भी है अपना, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप लोगों को ये इजीली मिल जाएगा। और बेटा मैथ्स का स्कैनर भी वहाँ पे अपलोड हो चुका है, वो भी मिल जाएगा, है ना। उसके साथ साथ अभी लॉ की प्रैक्टिस शीट भी रेडी हो रही है, वो भी 1-2 दिन में आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना फर्स्ट वन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डैश शो द, पेन चेंज कर लूँ मैं, डैश शो द ओवरऑल आउटपुट जनरेटेड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट। बनी बात है बेटा, जब भी आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन पूछा जाएगा तो हमको पता है प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें हो रही है, पर इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप। बेटा क्या है प्रोडक्शन फंक्शन? ही हमको क्या बताता है? आउटपुट और इनपुट दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है बेटा, कि एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, एक गिवन लेवल ऑफ इनपुट पे आपको कितना आउटपुट मिला। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, इफ एलएसी, एलएसी मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बेटा, कब फॉल्स एज आउटपुट एक्सपेंड्स दिस इज ड्यू टू। पूछ रहा है आउटपुट के बढ़ने से एलएसी कब क्या होता है? कम होता है। तो बनी बात है बेटा कि हमको जब फायदे मिल रहे होंगे तभी हमारी कॉस्ट कम लग रही होगी। ये कर रहा है बेटा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बातें। किसकी बात कर रहा है बेटा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा है, तो वो गिरेगी। पहला है डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बेटा ये आप लोग जो देख रहे हैं ये सब होता है शॉर्ट रन में होते हैं बेटा। ठीक है, तो डिसइकोनॉमिक तो आएगा नहीं बेटा, भले स्केल है, पर इकोनॉमिक स्केल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 में। आइसोकॉन्ट्स आर इक्वल टू, सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि आइसोकॉन्ट होता क्या है। ठीक है, तो क्या होता है आइसोकॉन्ट? अभी आप लोग आंसर में कोशिश करें कि ना देखें। An isocont consists of alternative combination of input to produce a given quantity of output। बेटा isocont क्या हमको प्रेजेंट करता है कि एक कॉम्बिनेशन है बेटा, जैसे इंडिफरेंस कब में हम 2 गुड्स के लेते थे ना कॉम्बिनेशन की, और उधर पे आपको क्या मिलता था बेटा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे समझो कि इनपुट है, 2 इनपुट हैं, या ऐसा कॉम्बिनेशन हमने बनाया कि उससे क्या हो, हमको आउटपुट कैसा मिले। मतलब एक प्रकार से अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे 2 लेवल ले ली, और कोई भी जो वेरिएबल फैक्टर है उसको हमने कॉम्बिनेशन बना लिया और उससे हमको आउटपुट मिल रहा है, वही कहलाता है हमारा क्या? आइसोकॉन्ट। बस इतना ही हमको याद रखना है। रिप्रेजेंट्स वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। एक आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है? तो बेटा इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट लाइन। पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आ जाते हैं बेटा। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज। कब मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ऊपर रहेगा? तो वो क्या, ऐसी कौन सी कंडीशन है, कब रहेगा? तो बेटा पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये आप लोगों को कब दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो पहले मार्जिनल उठ रहा है ये। ओहो, क्या हो गया पेन को? 1 मिनट बेटा। ओहो, हाँ, ये आप लोगों को बेटा कर्व दिख रहा है यहाँ पे, ग्राफ। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये है मेरा मार्जिनल और ये है मेरा एवरेज। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रीड कर देता हूँ। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व व्हेन द एवरेज प्रोडक्ट इज।
ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर सो रिलेटेड दैट व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, देखो बेटा एवरेज प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या है मेरा, बढ़ रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट अ फास्टर रेट, आप देख सकते हो कि ये जो एवरेज प्रोडक्ट है इसके ऊपर है बेटा मार्जिनल, देख रहे हो, तो इसलिए क्या है, एवरेज से ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है मार्जिनल, ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे स्टार्टिंग में रेट एंड कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम। अब इसके जो देखो, अब यहाँ पे ये इसने इसको यहाँ पे जो काटा वो एपी का बेटा कहलाएगा मैक्सिमम। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एपी को कहाँ पे काटता है, उसके मिनिमम पे कि मैक्सिमम पे। तो आप लोग देखो बेटा, जैसे ही उसने उसके मैक्सिमम को काटा उसके बाद एपी क्या हो गया बेटा, गिरना शुरू हो गया है, ठीक है। मार्जिनल तो गिर ही रहा था, पर उसके जब उसने काटा किसको, एपी को, उसके मैक्सिमम पे, तो फिर एपी वहां से गिरना शुरू हो गया। एंड व्हेन एपी फॉल्स, ये देखो एमपी फॉल्स एट अ फास्टर रेट, जैसा ही वो मैक्सिमम पे काटेगा फिर वो तेजी से गिरेगा। जो मार्जिनल है बेटा जैसे तेजी से बढ़ा था, उसके बाद उसने एपी को काटा, जैसे ही एपी को काटेगा वो इंटरसेक्ट करेगा और फिर मार्जिनल तेजी से गिरेगा। बस हमको यही याद रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या पूछा था क्वेश्चन में, एक बार फिर से आ जाए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आ सकता है, ठीक है। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व, जब वो उसके ऊपर था तो वो किस रेट से बढ़ रहा था बेटा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया। और बेटा यहाँ से सिर्फ ये वाला बस नहीं निकला एमसीक्यू, यहाँ पे मैंने 2 एमसीक्यू और आप लोगों को बताए कि कैसे और डिराइव हो सकता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपना 5th क्वेश्चन की तरफ। बोलना चाह रहा है 5th क्वेश्चन में बच्चों, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बेटा जब भी स्केल से रिलेटेड बातें होंगी समझ जाना, लॉन्ग रन की बातें कर रहा है वो। कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक्स। बेटा देखो बनी बात है, इकोनॉमिक्स होती है और एक डिस इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स मतलब फायदे और डिस इकोनॉमिक्स का मतलब बेटा नुकसान, ठीक है। इतना तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा। अब लॉन्ग रन है तो बेटा बाहर से भी फायदा अंदर से भी फायदा हमको मिलेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात कर रहा है बेटा, है ना। तो इसका तो आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक्स, बाहर से भी अंदर से भी दोनों हमको इंक्रीजिंग फायदे मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आ जाते हैं बच्चों हम, ठीक है। अन आइसोकॉन्ट, अब भी समझाया बेटा मैंने, आइसोकॉन्ट क्या होता है। आइसोकॉन्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वहां पे अच्छे से समझा होगा। डैश टू अन आइसोकॉस्ट लाइन एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अन आइसोकॉन्ट इज, अब क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, टेंजेंट होता है, कॉनकेव होता है या परपेंडिकुलर होता है, देख लेते हैं। अन आइसोकॉन्ट इज टेंजेंट टू अन आइसोकॉस्ट लाइन। अब ऐसा क्यों बोल रहा है कि जो होता है वो टेंजेंट होता है। दिस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी डिफाइंस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ फॉर्म। बस बेटा इतना याद रखना है कि जो आइसोकॉन्ट होता है, आइसोकॉन्ट और आइसोकॉस्ट लाइन टेंजेंट होती है, वही उसका क्या होता है, इक्विलिब्रियम बेटा पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों 7th वाला। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज। बेटा जो होता है इन्फ्लेक्शन वो हमको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज इन्फ्लेक्शन। तो आप लोग यहाँ पे आ जाइए, पहले एक्सप्लेनेशन देखो बच्चों, ये एमसीक्यू के साथ एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, इसलिए मैं इसको पहले करवाता हूँ। इसके बाद आप जैसे ही मॉड्यूल करेंगे तो आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं बेटा, मॉड्यूल से ही आए हुए हैं। आप लोगों को मॉड्यूल के बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और अगर स्कैनर मॉड्यूल कर लिए तो बेटा फिर तो वाह है। और मैक्रो में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत से बच्चों को डाउट है कि मैक्रो में कहाँ से पढ़ें। बेटा कहीं से नहीं, सिर्फ स्कैनर में जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों अच्छे से उतना ही कर लीजिए। नेशनल इनकम में आप लोगों ने देखा होगा इलस्ट्रेशन हैं उसमें कुछ प्रैक्टिकल, तो वो भी कर लीजिए, और जो क्वेश्चन हैं वो भी बेटा, क्योंकि इसी बार इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो उसकी तो अभी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है नहीं अपने पास, तो आप लोग सिर्फ मॉड्यूल से करें। और आईसीआईबी देखना बेटा, उसी में से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। आप लोग खुद वीडियो में बेटा कमेंट करके बताएंगे कि सर आपने बिल्कुल सही कहा था। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं, अपन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन में थे अपन, इन्फ्लेक्शन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इज अ पॉइंट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमको शॉर्ट रन में देखने को मिलता है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये पता होगा। व्हेन एमपी बिकम्स मैक्सिमम, जब मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, एट दिस पॉइंट द स्लोप ऑफ टीवी चेंजेस। ये तो सभी को पता है कि भाई जैसे ही जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वहाँ से, ये देखो ये आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा,
एमपी का मैक्सिमम, ऐसे याद रखो, जो एमपी का मैक्सिमम होता है बेटा, और जो अगर मैं यहाँ पे ऐसा आप लोगों को लूँ तो ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा, ये कहलाता है इन्फ्लेक्शन। समझ रहे हो आप लोगों को, आप लोग समझ रहे हो। अब इसमें क्वेश्चन देखो, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज, मार्जिनल प्रोडक्ट इज बेटा मैक्सिमम। देखो यहाँ देखने को मिल रहा है ना, ये मार्जिनल का मैक्सिमम, और यहाँ पे जो पॉइंट है बेटा ये कहलाता है इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अब इससे भी बेटा 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, अभी तो इसने मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, ऐसा बन सकता है कि बताओ जो मार्जिनल का मैक्सिमम पॉइंट होता है वो टोटल प्रोडक्ट में जो लाई करता है उसके सामने, तो वो कौन सा पॉइंट कहलाता है, तो बेटा वो कहलाता है इन्फ्लेक्शन, है ना। तो ऐसा भी बेटा घुमा के भी पूछा जा सकता है। बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बच्चों को लगता है अरे मॉड्यूल में तो दिया ही नहीं है भाई, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं निकलता भाई, सीए एग्जाम देने थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके हमको बच्चों चलना पड़ेगा। 8th देख लेते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स इम्प्लाइज, बेटा मार्जिनल रिटर्न, गिरते हुए मार्जिनल रिटर्न के बारे में बातें हो रही हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। बोल रहा है डिक्रीजिंग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज। बेटा देखो कॉस्ट गिरेगी वो तो फायदा हुआ ना। अब इसमें क्या पूछा है, रिटर्न्स के बारे में बात कर रहा है। आप लोग मेरे को खुद बताओ क्या ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ बोला है कि कॉस्ट गिर रही है। बेटा कॉस्ट गिरेगी तो फायदा होगा ना, ये इधर पे फिर डिमिनिश क्यों लिखा है, आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ। तो बेटा हमको ना ऐसे एलिमिनेट करना है चीज़ों को। एमसीक्यू में बेटा जिसने एलिमिनेट करना सीख लिया वो समझ लो कि बहुत ही अच्छा स्कोर करेगा। और बेटा इको ही है बेटा जो पास कराता है फाउंडेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, क्योंकि बेटा ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, वो क्यों नहीं होंगे इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो ये डिक्रीजिंग, यहाँ आप लोगों को क्या दिख रहा है, इंक्रीजिंग, है ना। जब कॉस्ट ज़्यादा रहेगी तभी तो मेरे प्रॉफिट्स क्या होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे, मतलब मेरे को डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलेंगे बच्चों। तो ऐसे बस हमको धीरे धीरे एलिमिनेट कर लेना है ना। कोई भी मानता हूं कि मैं किसी प्रकार की बच्चों आप लोगों को दिक्कत नहीं जा रही होगी। दिक्कत जा रही है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कहाँ कैसी दिक्कत जा रही है, और भी किसी चीज़ का आप लोगों को नोट्स वगैरह की ज़रूरत है तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहूँगा बच्चों, पेपर के जो 1.5 दिन मिलते हैं, आप लोग ये जो मैं पूरा क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोग सिर्फ इसको भी देख के जाएंगे ना, 80+ बेटा कहीं नहीं गए। ठीक है, आप लोग इस बात को माने और मान के देख लीजिए, ऐसा होगा ही। आप लोग बढ़िया सा इसी वीडियो से रिवीजन करें डबल स्पीड में लेके बढ़िया 1.5 दिन, मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा कुछ आएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा ऑफलाइन में हमने इसी चीज़ों को करवाया है तो बच्चों के आए भी हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। ठीक है, नंबर 8th 9th वाला देख लेते हैं बेटा। If the marginal product of labor is below the average product of labor, it must be true that, देखो बोल रहा है कि if the marginal product of labor, ठीक है, is below the average product of labor, it must be true। ये कब ट्रू होगा, जब क्या हो रहा होगा बेटा, जब एवरेज प्रोडक्ट गिर रहा होगा। देखो अब भी मैंने बताया और यहाँ पे भी इनने साफ साफ लिखा है, अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा होगा तो उसको बिल्कुल दिक्कत नहीं गई होगी। वैसे मैं आप लोगों को एक बार और दिखा देता हूँ। देखो बच्चों यहाँ 4th वाला, ये देखो ठीक है, यहाँ मैंने इसलिए बहुत अच्छे से बेटा, यहाँ पे शायद मैंने बोला भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो बेटा, इसलिए बोले जाते हैं, देखो आप लोग खुद देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वैलिड व्हेन, देखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब शॉर्ट रन से रिलेटेड बातें हो रही हैं बच्चों। ओनली वन, तो शॉर्ट रन में क्या होता है बेटा, जो एक इनपुट होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड। ठीक है, और बाकी सारे वेरिएबल, पर लॉन्ग में सारे वेरिएबल होते हैं। तो देखो फर्स्ट में हमको दिख रहा है यहाँ पे ओनली वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड ऑल अदर इनपुट्स आर केप्ट वेरिएबल। ठीक है बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, 11th में आ चुके हैं हम। चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू इंक्रीमेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज कॉल्ड, बेटा हमेशा याद रखो, मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। टोटल कॉस्ट होए, टोटल यूटिलिटी होए, टोटल और यहाँ रेवेन्यू होए, ये सारी चीज़ें बेटा समझ लो ये मार्जिनल से ही रिलेट करती हुई दिखेंगी आपको। ये बिल्कुल आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि मार्जिनल के चेंज होने से ही टोटल में चेंज आएगा। अब वो चाहे कॉस्ट हो, यूटिलिटी हो, चाहे रेवेन्यू हो,
समझ रहे हैं आप मेरे एक बात को? तो आप लोगों को आंखा बंद करके बिल्कुल से सीधा लगा देना है मार्जिनल रेवेन्यू। देखो टोटल रेवेन्यू में कब चेंज आएगा बेटा? जब मार्जिनल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल का स्लोप ही क्या होता है बेटा? टोटल होता है ना। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, ये देखो यही मैं आप ये बताना चाह रहा था, मार्जिनल जो भी यहाँ पे एन मीन्स कोई भी यूनिट्स ले लो, तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता के रखा है बेटा, ठीक है। तो अगर वो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है। इंक्रीज इन ऑल इनपुट लीडिंग टू लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट इज कॉल्ड। बेटा क्या हो रहा है, हमने इंक्रीज किए सारे इनपुट्स, लीडिंग टू लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट। देखो बेटा इंक्रीज हमने मतलब एक प्रकार से ये बोल सकता हूँ मेरा आउटपुट कम से बढ़ा, है ना। देखो लेस देन लिखा ना, लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज आउटपुट इज कॉल्ड। तो बेटा कैसे रिटर्न आए होंगे? क्या आपने इनपुट ज़्यादा लगाया तो क्या आपने लेबर को पेमेंट नहीं करी होगी? आप बताएं, क्या आपने लेबर को पेमेंट करी होगी तो ज़्यादा करी। अब आउटपुट आपका कम बढ़ा तो क्या आपको फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। सिंपल सी बात है भाई। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आए होंगे मेरे पास। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो बेटा आप लोगों के सामने प्रूफ है, ये स्कैनर के क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आईसीआई पूछता है ना। हम फ्री में भटकते रहते हैं रेफरेंस बुक्स के पीछे, बेटा कुछ नहीं है, सब यहीं से आना है। 13 देख लेते हैं बच्चों। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट, ठीक है, दिस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेटिस्फाइड। बेटा यहाँ पे हमको पूरा एक दे के रखा है कि, और पूछ रहा है क्या क्या पूछा है इसने, ये बता के रखा है, ये देखो और बताओ इन चारों में से क्या हो रहा है, या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, या डिमिनिशिंग है, कांस्टेंट है, या इंक्रीजिंग है। अब मैं आप लोगों को बच्चों ये समझा रहा हूँ, और ये इसलिए समझा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। ये देखो बेटा 5 लेवल लगाई, इधर देखो 5 लेवल लगाई 10 कैपिटल, आउटपुट बना बेटा 1। 6 लगाई 12। अच्छा आप लोग देखो यहाँ 1-1 का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ देखो बेटा 2-2 का है, ऐसे देखना है, ये देखो, ठीक है, और यहाँ भी 1-1 का है। बेटा इतना इजी क्वेश्चन है, सीधा समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें बढ़ाने से बस वो 1-1-1 से बढ़ता। तो बेटा कैसा है? कांस्टेंट है ना, कोई चेंज आ ही नहीं रहा है भाई। मैंने 1 से लेबर बढ़ाई, मेरे आउटपुट में 1 चेंज आया, क्या करूँगा मैं? तो वो कांस्टेंट रिटर्न है, ठीक है बच्चों। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 13 था, ठीक है बच्चों। 14 देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ड्यूरिंग बोल रहा है, ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या होता है बेटा सेकेंड स्टेज? सबसे पहले हमको ये समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, देख लेते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन की बातें हो रही हैं बच्चों। क्या होता है? बोथ एमपी एंड एपी आर डिक्रीजिंग। और देखो मैंने ऊपर समझाया था, ठीक है। ये बेटा जो इंक्रीजिंग वाला देखो, ये 4th क्वेश्चन में जो हमने यहाँ समझा था, ये फर्स्ट स्टेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज चला, ये दोनों बढ़ रहे हैं। फिर वो क्या बोल रहा है, दोनों क्या होंगे बच्चों? यहाँ पे गिरेंगे, ठीक है। ये देखो वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने ग्राफ समझाया था। एट दिस स्टेज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स हैव बीन अटेन्ड एट लो इफ द इनपुट इज इंक्रीज आउटपुट स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो वही है कि तो भाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, ये मैंने समझाया। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है, जो बेटा इम्पॉर्टेंट लगा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग भी फटाफट लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट। हाँ अब कौन सा 14th ना, 14th के बाद आ जाते हैं बच्चों अब हम अपने 16th पे, ठीक है। देख लेते हैं 16 क्या बोल रहा है बेटा। देखो ये वैसे ही दिया हुआ है। अब तो इसमें देखो, अब देखो यहाँ पे ये पूछा है डैश और ये डैश है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1। बेटा यहाँ पे एन का मतलब है कोई भी यूनिट, समझो बात को आप लोग। एन का मतलब है यहाँ पे बेटा कोई भी यूनिट ले लो। अब जैसे बेटा मेरे को टोटल आउटपुट निकालना है, कौन सा बच्चों? सेकेंड यूनिट का, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड यूनिट के लिए मैं क्या करूँगा, और एक तो फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला होता है बेटा टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ रहे हो, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन और सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। अब मेरे को ये निकालना है तो इससे मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला अपना देखूँगा कि कैसे कैसे चीज़ें काम करेंगी। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट है बेटा यहाँ पे मेरा 100, दूसरी यूनिट पे है 80। ठीक है, अब मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि ये 80 कैसे आया होगा, आप लोग बात को समझो कि ये 80 कैसे आया होगा। तो यहाँ पे जो मैंने क्या किया होगा, देखो ये माइनस है ना, तो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ कहाँ समझाऊँ तो जगह नहीं बच रही है। हाँ, ये कौन सी यूनिट है बेटा, सेकंड यूनिट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड यूनिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड माइनस 1। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ऐसे प्रैक्टिकल आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड यूनिट बच्चों यहाँ पे क्या है 80। ठीक है, क्या टोटल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड पता है, नहीं बच्चों वो तो मेरे को निकालना ही है, तो इसको जैसे का तैसा। अब टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, बेटा देखो सेकंड में से फर्स्ट गया तो क्या है टोटल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बेटा मेरा 80 इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2 तो पता ही नहीं, माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 1 क्या है बेटा 100 है। बड़े ध्यान से देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से, मोस्ट चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ 2, अब बेटा ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो 80 प्लस 100 तो टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा मेरा 180। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 180। अब देखो, अब इसको वेरीफाई भी करो, 180 में से 100 गए तो यहाँ कितना आएगा बच्चों 80, तो वही यहाँ पे वेरीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही हैं बेटा। वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं इंटर का अकाउंट भी बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, धीरे धीरे बेटा सब, अभी थोड़े फाउंडेशन के निकल जाएँ एग्ज़ाम, उसके बाद मैं इंटर का भी पढ़ाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, ये तो आ गया। अब देखो आप लोग को पता चल गया, अब ये निकालना है तो 240 में से बेटा 180 लेस कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 240 माइनस 180, ये आ गया बेटा मेरा 60। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है हमसे। हाँ जी, 15 का क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट सेकंड लेबर आर एम्प्लॉयड। ठीक है बेटा, सेकंड लेबर जब एम्प्लॉयड करी थी टोटल आउटपुट मेरा था बेटा 180। ये देखो, ये वही इन लोगों ने निकाल के बताया है। आगे बढ़ते हैं बेटा 16 पर अपने, ये भी पूछ सकता है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ मार्जिनल प्रोडक्ट बताओ थर्ड यूनिट का, तो बेटा वो इसलिए मैंने पूरा आप लोगों को निकाल के बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। तो बच्चों ये तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट कौन लाया था बच्चों, यहाँ पे स्कम्प्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखो एट 10 यूनिट टोटल कॉस्ट है बेटा 200, 20 यूनिट पे बेटा टोटल कॉस्ट 600, तो मार्जिनल कॉस्ट बताओ। देखो बेटा आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोडक्ट, हम ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बेटा रिलेट करेंगे। अब पता है बच्चे क्या करेंगे, 600 में से 200 उड़ा देंगे और 400 लगा के आ जाएंगे और ये हो जाएगा उनका गलत। करते हैं भाई, ऐसी गलती करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है बच्चों, बिल्कुल कतई नहीं करना है। अब बता रहा मैं क्यों नहीं करना है, देखो आप लोगों को मैं बहुत ध्यान से समझाता हूँ ये चीज़ क्यों नहीं करना है जी सर। देखो 200 कॉस्ट है कितने 10 यूनिट की, और 600 कॉस्ट है बच्चों 20 यूनिट की। समझो आप बात को, 200 कॉस्ट है ठीक है, ये मेरा कितना है बेटा 400। अब इसका डिफरेंस भी तो देखो गुरु, क्या इसका डिफरेंस 1 है, क्या उसने ऐसा बोला है कि 10 का है 200 और 11 का है 600। बेटा जब ऐसा बोलता ना तब ये 400 सही होता, अभी ये गलत है। समझो बात को, इसलिए मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा बच्चों, मैं डिवाइड करूंगा इसको 10 से, क्योंकि डिफरेंस कितना 10 है, 0 से 0 कट गया 40 आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। ये चीज़ होती ना बेटा जब कॉन्सिक्यूटिव सक्सेसिव ऑर्डर में हम चीज़ों को कर रहे हैं तो बेटा वो कहलाता है मार्जिनल। यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देखो ना, 10 का डिफरेंस है तो कैसे डिवाइड करूंगा बच्चों, मैं 10 से डिवाइड करूंगा मैं। चलो इसी के साथ बच्चों आगे बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तक ये 17 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए देख रहे हैं आप लोग, तो बेटा कॉस्ट प्रोडक्शन से ज़्यादा थोड़ा आ जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें कमांड अच्छी करिए, फॉर्मूलों को याद रखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, है ना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दी है 20, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दी है बच्चों 20, क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है बेटा 10 यूनिट। व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 20th यूनिट। बेटा सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला मेरे को पता होना चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों का, तो यहाँ आ गया मेरा 200 और 10 यूनिट की बातें कर रहा है बच्चों, तो इसको क्या करूँ मैं, सॉरी कितने थी ये, 20 थी ना, 200 हो गया, और क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी तो ये तो हो गया 200। अब ये 20 का पूछ रहा है, तो इसको डिवाइड कर दो बच्चों, ये आ गया मेरा 10। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं बच्चों। व्हाट इज प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोल रहा है बेटा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक। बताओ बेटा इनमें से प्रोडक्शन क्या है इकोनॉमिक में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, क्रिएशन ऑफ सर्विस, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, या क्रिएशन या एडिशन ऑफ यूटिलिटी। अब बेटा देखने से तो ये लग रहा होगा कि सारे ही सही हैं, देखा आप लोगों को भी लग रहा होगा देखने से कि ये सारे कैसे हैं, सही हैं, पर ये सारे तो सही होंगे नहीं। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, क्रिएशन ऑफ सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। देखो बेटा कोई भी चीज़ में ना हमको यहाँ पे एमसीक्यू में यही चक्कर फंसता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव देखना रहता है। ठीक है, सारे अल्टरनेटिव में बेटा बेस्ट देखना रहता है। तो देखो एडिशन ऑफ यूटिलिटी, किसी भी चीज़ में बेटा पहले पेड़ लगा था, ये है अपना पेड़, इसको जब हमने काटा तो ये लकड़ी मिली, अब इसको हमने टेबल बना दी बेटा, कोई फिनिश्ड गुड, तो हमने क्या किया, कुछ इसमें यूटिलिटी डाल दी। बेटा यही डेफिनेशन होती है बहुत अच्छी प्रोडक्शन की, कि क्या, कि यूटिलिटी को बना देना लायक, यूटिलिटी लायक बना देना। ठीक है, पहले वो किसी काम की नहीं थी, अब उसको बना देना। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग रीड कर लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं बेटा, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर ऑब्टेन्ड बाय। ठीक है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म। देखो बेटा सबसे पहले तो आपको ये समझना है, अभी अपन ने क्वेश्चन देखा था कि जहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल बेटा दोनों इकोनॉमिक्स मिल रही थी, तो हमको पता है बेटा ये लॉन्ग रन में ही पॉसिबल है। ठीक है, या कोई बड़ी फर्म हो उसी में पॉसिबल है, ग्रुप ऑफ फर्म हो उसी में पॉसिबल है, बाकी तो ये आ फर्म एक फर्म हुई बेटा कैसे कर लेगी वो, स्मॉल प्रोडक्शन तो है नहीं सोसाइटी, और तो बेटा लंबे स्केल की बात होगी, जब ठीक है बड़े स्केल की बात होगी तभी बेटा हमको एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के फायदे मिलेंगे। समझ रहे हो बच्चों, आगे देख लेते हैं बच्चों, इसी के साथ अपना आ जाते हैं 21 में। क्या बोल रहा है बच्चों, इफ आ फर्म्स आउटपुट इज 0 देन, पूछ रहा है अगर फर्म का आउटपुट क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी पॉजिटिव। बनी बात है भाई, आप 0 करो, कॉस्ट टोटल कॉस्ट तो लग रही होगी, आप मेरे को बताओ टोटल कॉस्ट तो लग रही होगी ना, तो इसीलिए तो वो तो भाई लगेगी, तो उसी का इम्पैक्ट उसी का सहारा लेके तो क्या निकली होगी बेटा एवरेज फिक्स्ड निकली होगी, तो वो तो पॉजिटिव रहेगी ही। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विल बी 0। बड़ी बात है कि मतलब वहाँ पे उस समय 0 ही रही होगी, क्योंकि वेरिएबल कोई रहा नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कैसा है बेटा 0। ठीक है, तो ये दोनों बेटा सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ओहो अलग हो 22, फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर आर। क्या होते हैं बेटा, रिस्क लेता है, ठीक है, इनिशिएटिंग ऑफ बिजनेस, इंट्रोड्यूसिंग, बेटा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। चलो आगे देखते हैं बेटा, बहुत ही ईजी था ये तो। 23 देख लेते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल इन। बताओ बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग returns is applicable in manufacturing industry, agriculture, neither A or B, any economic activity at a point of time। बेटा बहुत इजी, पढ़ ही रहे हैं इकोनॉमी के बारे में, कोई भी किसी भी प्रकार का हो तो बेटा वो तो सब जगह एप्लीकेबल होगा, है ना, जो भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के साथ, 24 देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है 24। हाँ जी, लेबर फोर्स वांट्स मोर फैसिलिटी, लेजर, बेनिफिट, ऑल ऑफ द एबव। बेटा लेजर इसका मतलब क्या होता है, देखो इधर, लेबर इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अ लेबरर हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। लेबर फोर्स रिफर्स टू हैव मोर ऑफ द रेस्ट एंड लेजर देन अर्निंग मनी। अब इसका ये देखो, इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, तो आप लोगों को आप लोग नोट कॉपी में ये इसकी मीनिंग लिख लो। ठीक है, व्हाट इज लेबर
लेज़र, आजा भाई, आजा आजा। इसका मतलब हुआ बेटा कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ आप लोगों को तो यही वाला लिखो आप लोग। द वर्क लेजर थ्योरी सजेस्ट द इंक्रीजिंग द एवरेज पे फॉर स्टैंडर्ड आवर्स विल इंक्रीज द इनकम, कि भाई जितना हमारा आवर्स के हिसाब से पे करना है ना, आवर्स के हिसाब से ज़्यादातर वो चाहते हैं लेबर्स कि आप क्या करो, जितने घंटे मैं काम करूं उतना ही मेरे को पेमेंट करो आवर्स के हिसाब से। ठीक है बेटा, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लेबर फोर्स वांट्स मोर लेजर। ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन इज एनालाइज्ड बाय, प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शॉर्ट रन, देखो बेटा स्केल की बात तो होगी नहीं, तो जहाँ जहाँ स्केल लिखा है उसको तो काट ही दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सी। ओहो, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। ला 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 26 देख लेते हैं बच्चों। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल अकर्स ड्यू टू, क्या होगा बेटा, कब फायदे मिलेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, स्पेशलाइजेशन, इंडिविजुअलिटी ऑफ ऑल ऑफ दी अबव। बेटा इतना इजी क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है बच्चों, 2010 जून में आया हुआ क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल इन, कब होते हैं बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल ओनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ना बच्चों, ओनली एग्रीकल्चर, नीदर इन ऑल। अब भी अरे ये तो रिपीटेड है बेटा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 28 देख लेते हैं बच्चों। बोलना चाह रहा है लॉ ऑफ ओहो बहुत सर्दी है मेरे को, देख लेते हैं बच्चों क्या बोलना चाह रहा है। 28 लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल, इंक्रीजिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल इनविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स और स्पेशलाइज। बेटा ये क्यों नहीं लिया, ये इसलिए नहीं लिया बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात चल रही है, इस स्केल के बारे में नहीं बोल सकता वो। ठीक है, लॉन्ग रन की बात नहीं चल रही, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी अबव। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं अपन 29 की और आ जाते हैं बच्चों। देखो बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। व्हेन, ओह देख लेते हैं, व्हेन आउटपुट डिक्रीजेज बाय 20%, क्या हुआ, आउटपुट बेटा गिरा मेरा 20% से, ड्यू टू एन इंक्रीज इन इनपुट बाय 20%। जैसे से देखो भाई, इनपुट बढ़ाया आउटपुट कम हुआ, तो कॉमन सेंस है, कोई भी हो बता देगा कि ये यहाँ पे बेटा नुकसान की बातें हो रही हैं। काय की बातें हो रही हैं, नुकसान की बातें हो रही हैं। तो रेट इंक्रीजिंग तो मिले नहीं। ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोल रहा है, पर ये एक बात और यहाँ पे देखो, कांस्टेंट भी नहीं मिल सकता। तो कांस्टेंट रिटर्न ड्यू टू हाउएवर ए डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल when output decreases by 20% due to an increase in input by 20%, this stage is called the law of, बेटा डिक्रीजिंग पता है क्यों नहीं होगा, काफ़ी सारे बच्चों को लग रहा होगा ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये इसीलिए नहीं है डिक्रीजिंग कि जितने से हमने, बच्चों बात को समझो, जितने से हमने आउटपुट गिराया, सॉरी हाँ आउटपुट गिरा हमारा 20% से और इनपुट बढ़ाए थे 20% से। बेटा डिक्रीजिंग तब होता कि पहले हम 100 कमा रहे थे, अब हम कमा रहे हैं 80। ठीक है, और वो डिफरेंस कैसे आता बेटा, वो आता इस टाइप का कुछ। ठीक है, तो वो डिफरेंस नहीं बैठेगा। डिक्रीजिंग रिटर्न स्केल का मतलब होता है कि कुछ गिरना, वो वहीं की वहीं है बात, ना तो कांस्टेंट है, ना इंक्रीज है, ना डिक्रीज, नन ऑफ दी एबव होगा। अब इसका बेटा रीज़न देखो, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न स्टेट्स, क्या बोलता है, कांस्टेंट रिटर्न्स दैट विथ इंक्रीज इन इनपुट द आउटपुट आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन। बेटा वो तो यहाँ तो देखो कांस्टेंट तो होगा नहीं, गिर रहा है और ये गिर रहा है और एक बढ़ रहा है। ठीक है, हाउएवर बहुत ध्यान से बच्चों, इन द गिवन क्वेश्चन द आउटपुट इज डिक्रीज बाय 20% ड्यू टू एन इंक्रीज इन
20%. This is not the case of constant return to skill. This is neither the case of increasing returns to skill or decreasing, hence the answer. ठीक है, और मैं बता दिया, आप लोगों को लग रहा होगा वो डिक्रीजिंग का केस है, पर वो डिक्रीजिंग का केस नहीं है, और क्यों नहीं है वो यहाँ समझाया बच्चों मैंने। ठीक है, 38 देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज, क्वेश्चन कुछ देखा देखा सा लग रहा है बच्चों। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज एट द इंक्रीजिंग रेट। ये तो बेटा बिल्कुल पढ़ पढ़ के रट सही जाता है दिमाग में। ये उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को करना है बेटा, कमेंट करके ज़रूर बताना है, तभी मेरे को पता लगेगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये बेटा मैंने ऊपर समझाया है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है, पर आप लोगों को करना है 31। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटा, 32 देख लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, विच फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बेटा पहले ही क्वेश्चन करवाया है, तो प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग खुद ये देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बेटा कितने हद तक रिपीट होते हैं, देख रहे हो आप लोग, है ना। तो अपन को बेटा इकोनॉमिक कहाँ से लाएंगे, वो भी क्वेश्चन भाई जो दे दिया पढ़ने को, बुक स्कैनर बहुत है भाई, उसी से देंगे वो घुमा फिरा के। ठीक है, बस थोड़ा से जो फॉर्मूले वाले बेटा चैप्टर्स हैं, नेशनल इनकम हो गया मैक्रो में, है ना, इसमें ये हो गया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला बेटा ज़्यादा हो गया। ये बस फॉर्मूले अच्छे से कर लो बेटा, और थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं इको में। चलो बेटा 33 देख लेते हैं। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स आर एंजॉयड। कब होगा बेटा एक्सटर्नल इकोनॉमी, जब लार्ज प्रोडक्ट हो, लार्ज एक्सपेंड करना, बोथ ए एंड बी। तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं बच्चों। अब देख लेते हैं हम अपना, अभी कितने बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, शायद इसमें 80 करीब क्वेश्चन है बेटा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज एप्लीकेबल इन, बोल रहा है बच्चों डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बातें हो रही हैं। ओहो, देखो कितने हद तक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बच्चों, अब तो मेरे को भी याद हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड टू, अरे बिल्कुल आंखें बंद करके स्केल जैसे ही दिख जाए लॉन्ग रन। ठीक है बच्चों, सी। 36 द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, अरे फिर रिपीट, ओहो मजा ही आ गया तो रिपीट देख के। 37 बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, देखो बेटा यहाँ देखो, ये फोकस करो इसमें, नॉट बोल रहा है। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, भाई फ्री गिफ्ट नेचर है। ठीक है, इट इज़ अ मोबाइल फैक्टर, ओहो हाँ जी, कैसे, क्या आप लैंड को इधर से उठा के उधर ले जा सकते हो, नहीं, तो यही तो हुआ इसका सही आंसर। बाकी तो लिमिटेड क्वांटिटी है। और ये जो इंडेस्ट्रक्टिबल बेटा, इसका मतलब होता है कि लैंड खुद से कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकता, उसमें हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ह्यूमन बीइंग को, तभी वो कुछ प्रोड्यूस कर, अपने से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये लास्ट लाइन, ये डी जो ऑप्शन है बेटा उसका ये हुआ मतलब। आ प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखो बच्चों फिर वही आ गया, इनपुट आउटपुट, फटाक से लगा दो आंखें बंद करके। ठीक है, ये होता है बेटा फ़ायदा ध्यान से पढ़ने का, कि जब हम अच्छे से क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल फटाफट हमसे बेटा जो रिपीट होते हैं, फिर क्वेश्चन बिल्कुल आंखें बंद करके बनते हैं फटाफट। और मैं बता रहा हूँ इको का पेपर तो बेटा जल्दी से हो जाता है, 2 घंटे मिलते हैं, वो 1.25 घंटे में निपट जाता है पेपर, समझ रहे हो, इतना ईजी आता है पेपर। तो इसलिए इको की टेंशन नहीं लेनी, हाँ बस ये अच्छे से करना है, ये नहीं कि जल्दी करना है। मैंने बोल दिया 1.25 घंटे में, तो 1.25 घंटे भाई, 2 घंटे पूरे यूटिलाइज करने हैं। 39 प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द शॉर्ट पीरियड इज एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, स्केल नहीं बच्चों, रिटर्न। ठीक है, वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कौन सा था ये, 39 था बच्चों, 40th में आ चुके हैं हम। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है 40। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या होता है बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न में, इसमें क्या हो सकता है रीजन, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, वेरी गुड, इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स, वेरी गुड, ग्रेटर स्पेंड। ठीक है बेटा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, सारी पक्ष में बातें हो रही हैं हमारे, और हमको अच्छा लग रहा है इसी के साथ इको पढ़ना। हाँ जी, आगे 41 एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कैन बी अचीव्ड थ्रू, क्या कर सकते हो बेटा एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कैसे कर सकते हो, फॉरेन ट्रेड ओनली, हाँ,
सुपीरियर मैनेजेरियल स्केल, एक्सटेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी और एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस। बेटा सी है, पढ़ के समझ में आ रहा है। और ये आप लोग रीड कर लेना भी, इतनी पूरी जो लिखी हुई है पंचायत इनने, तो ये आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बेटा बता चुका हूँ, एक बार और बता दे रहा यहीं पे, अकाउंट्स निपटाओ, ठीक है बच्चों। पर मैं तो आप लोगों को इकोनॉमिक्स भी निपटा रहा हूँ, ठीक है। चलो 40 कौन सा देखा, ये 41, 42 देख लेते हैं बेटा। क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स अराइजेज ड्यू टू, ओहो हो, देखा देखा सा लग रहा है, ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, हाई कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ कहाँ भैया, टेक्नोलॉजी में हाई कॉस्ट होगी तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स कहाँ मिल जाएंगी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर, हट ये तो है ही नहीं, सीधा ग्रोथ की बातें करो भैया इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमीज में, एक्सटर्नल वाले में। इनोवेशन थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रोपाउंडेड बाय, भाई ये याद रखें ना यार, स्कल्म्टर, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ मैं इस बंदे का। प्रोडक्शन फंक्शन इज क्या है भाई, देख लो फटाफट ढूंढो कहाँ है, इनपुट और आउटपुट, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट और आउटपुट, प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन एन इनपुट, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है बेटा, रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। हाँ जी, आई एम बैक। चलो कहाँ थे बेटा अपन, सही आ रही ना आवाज, चेक करो, ठीक है। चलो 44 देख लिया था बेटा हमने। 45, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज रिलेटेड विथ, जो रिटर्न्स टू स्केल है वो कैसा है बेटा, शॉर्ट पीरियड नहीं है, शॉर्ट पीरियड तो हो ही नहीं सकता ना, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग है बच्चों, ठीक है। 46 में आ जाते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बोलना चाह रहा है ये बेटा, आप लोगों को ना थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि कॉस्ट डॉलर्स बेटा एक प्रोडक्शन फंक्शन होता है, तो उसमें ना लेबर और कैपिटल का बेटा प्रोपोर्शन रेशो पूछता है वो, तो थोड़ा सा ये भी आप लोग याद करें इस चीज़ को भी, है ना, लेबर और कैपिटल का बेटा वो पूछता है रेशो, तो वो भी याद कर लीजिएगा। और इस याद रखिए कॉस्ट डॉलर्स में वो लेबर और इसका पूछता है, तो यहाँ आप लोगों को ना देखने मिल जाएगा अभी आगे कहीं, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है। चलो 46 हो गया बेटा, 47 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेटा, थोड़ा सा ना ध्यान से बेटा, यहाँ पे ना गलती होती है ना, बच्चे फिर आके पेपर लेके कहते हैं सर हमने तो देखा ही नहीं वहाँ पे नॉट लिखा था। और आईसीआई इतनी चालाक है कि वो ऐसे देगा ना बेटा घुमा के कि अपन को लगता है अरे सही है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है पेपर, इको के पेपर के हिसाब से 2 घंटे बेटा बहुत है, ठीक है, बहुत है। चलो हाँ जी, नॉट पूछा है, फ्री गिफ्ट नेचर है, सप्लाई फिक्स्ड है, एक्टिव फैक्टर, देखो बेटा क्या वो चल के जा सकता है लैंड इधर से उधर, नहीं, ठीक है। 48 देख लेते हैं बच्चों, 47 हो गया बच्चों, हाँ जी आ जाइए 48 पे देख लेते हैं। अन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। अब देखो ये 10 बार हो चुका है, 4थी बार ये रिपीट हो रहा है। अब ये क्या है इतना बड़ा बड़ा सा, चलो देख लेते हैं, ध्यान से पढ़ना। विथ अ व्यू टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन, ठीक है, हरीराम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज़, बेटा एक हरीराम है, इंक्रीज कर रहा है प्रोडक्शन के, इंक्रीज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन हिज यूनिट बाय 100%, ठीक है, 100% से कर रहा है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर ही फाइंड दैट इंस्टीड ऑफ इंक्रीज ऑफ 100% हिज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज बाय ओनली 80%, ठीक है। उसने क्या किया बेटा, इनपुट किया 100% से इंक्रीज, पर जो बेटा उसका आउटपुट निकला वो 80% से इंक्रीज निकला, डबल तो हुआ ही नहीं।
विच लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इज ऑपरेटिंग, बेटा देखने से पता चल रहा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा, ये 100% ऑल की बात कर रहे हैं। देखो जैसे ही ऑल दिख जाए ना तो समझ जाना बेटा लॉन्ग रन की बात हो रही है। तो ये जो हरी राम जी हैं अपने, जो क्या नाम है, हरी ना, हरी 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 हरन जो भी हैं, तो ये ऑल फैक्टर्स को अगर इंक्रीज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बेटा लॉन्ग रन की बातें हो रही है। 50th देख लेते हैं बच्चों, 2014 के दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। होमोजीनियस का मतलब होता है बेटा एक जैसे। यहाँ आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट चैप्टर जब करवाऊंगा ना तो ये बहुत जगह यूज होने वाला है बेटा, होमोजीनियस। ठीक है। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। बेटा ये याद कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ आप लोगों को बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में लगा चुका हूँ मैं, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लिए। और भी कोई डाउट होता है पर्सनल इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक भी बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं बेटा 51 क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू एन आइसोकॉन्ट का। बेटा आइसोकॉन्ट बता चुका हूँ क्या होता है। जो हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं बेटा इनपुट, उनके बीच जो क्या कह सकता हूँ मैं, प्रोपोर्शन सेट करता हूँ मैं, उसको बोलता हूँ मैं आइसोकॉन्ट। और एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पाने के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या करता है ये, इट रिप्रेजेंट दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स। ये देखो ना, किसी दो फैक्टर का और प्रोडक्शन डाटा गिवन सेम लेवल ऑफ आउटपुट। बेटा इसको ना ऐसे याद रखो, आइसोकॉन्ट इज इक्वल टू, एक प्रकार से देखा जाए तो इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व में भी ऐसा रहता था ना बेटा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था मेरे को, हर लेवल ऑफ क्या के कंज्यूम, वहाँ पे कंजम्पशन की बातें हो रही थी कि मैंने एप्पल, अगर 2 एप्पल लिए और 4 सेब खाए तो मेरे को मान लिया बेटा मैंने 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, है ना। और अगर इन दी अदर हैंड अगर मैं कंज्यूम करूँ, आई कंज्यूम, अभी मैंने क्या खाए थे, 2 और 4 खाए थे, अब मैंने ऐसे बोला मैंने 3 और 2 खाया इज इक्वल टू 10 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो बेटा ये दोनों चीज़ें थी, एक फर्स्ट वाली सिचुएशन हो गई, एक सेकंड वाली, तो दोनों में मेरे को बेटा सेम लेवल ऑफ कैसा मिला था, सेटिस्फेक्शन। ये मैंने आप लोगों को बताया इंडिफरेंस कर्व का। तो बच्चों यहाँ भी ऐसे समझो, आइसोकॉन्ट में भी ऐसा होता है, 2 फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, अगर मैं उनको इंक्रीज या डिक्रीज करूँ किसी प्रोपोर्शन में, तो जो मेरा बेटा आउटपुट निकल के आएगा वो कैसा आएगा, सेम मेरे को आएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बेटा आइसोकॉन्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन इज डिफाइंड है, तो बेटा अब तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन मैटर्स, मैटर्स का कोई भी बेटा हो गया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजफुलनेस, है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं। लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू बेटा स्केल से होता है, बी नंबर, बी ऑप्शन। आगे देख लेते हैं बेटा 53 हो गया, ये है बेटा 54। ये देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा था ना आप लोगों से कि कॉफ डॉगलस का आप लोग लेबर और कैपिटल का वो कर लेना, प्रोपोर्शन याद कर लेना। तो बेटा देखो डिनोमिनेटर में 4 है तो 3 लगेगी क्या, लेबर, और इसमें लगती है 1 कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखने लेना बच्चों। आइसोकॉन्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो बार बार इससे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस, आप लोग खुद दिख रहे हैं। आइसोकॉन्ट्स आर आल्सो नोन एज, देखो ये आ गया ना बेटा प्रोडक्शन इंडिफरेंस का। आप समझे आप लोग कि मैं उसको क्यों वहाँ पे उसको रिलेट कर करके स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ नहीं बताया, वहाँ आता ना तो आप लोग फिर कंफ्यूज होते हैं। तो उसको क्या बोलूँगा बेटा मैं, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, सीधा उसको इंडिफरेंस कर्व से जोड़ो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 56 देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू बेटा सेविंग बाय इंडिविजुअल, नहीं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, ह्यूमन स्किल एंड एबिलिटीज़। बेटा जो हमारे अंदर स्किल है, जो हम कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, एक प्रकार से कैपिटल है। जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी एक प्रकार से क्या है, स्किल है, कैपिटल है, ठीक है। आप लोगों के पास कोई पर्सनल ऐसी स्किल होगी, अच्छी ड्राइंग करते होगे, अच्छा कोई स्पोर्ट खेलते होगे, स्केटिंग अच्छी करते होगे, तो वो सब क्या है आप लोगों का कैपिटल हुई, ठीक है। 57 द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज एसोसिएटेड, बेटा किससे होता है, शॉर्ट पीरियड से। अगर जब भी वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो बेटा वो है हमारा शॉर्ट पीरियड। आगे देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बेटा जब भी नॉट आए ना या इनकरेक्ट आए तो सबसे पहले आप लोग उसको वहाँ पेपर में पेंसिल से हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। पेपर वो लाने नहीं मिलता है इको का और मैथ्स का, सिर्फ अकाउंट्स और लॉ का लाने मिलता है, तो पेंसिल से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती है, और 15 मिनट अपन को पढ़ने के मिलते हैं, ठीक है।
है ना। तो उसमें आप लोग पहले ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसको हाईलाइट उसी समय कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन कर पाए आप 15 मिनट में, है ना, तो उसको कर लीजिए पहले ही। तो कैपिटल इज नेचर्स गिफ्ट, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लैंड हैज़ इंडस्ट्रियल पावर्स, ये तो सही है बेटा, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। लेबर इज मोबाइल, ठीक है, इधर से उधर जा सकते। कैपिटल इज नेचर्स गिफ्ट, अरे भाई हमने बनाई है कैपिटल, है ना, बंदों ने बनाई है, भगवान ने नहीं भेजी कैपिटल बना के। और लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, ओहो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। तो गलत कौन सा है, ये, पर इसमें नॉट पूछा है तो आंसर होगा हमारा सी। आगे बढ़ते हैं बच्चा 59 की तरफ। ओहो कितने क्वेश्चन रह गए इसमें। हाँ 80 करीब है, 80 है ना, ठीक है। 59 देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, लेबर का करेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट है बेटा, ठीक है। इट इज़ पेरिशेबल, ठीक है बेटा, पेरिशेबल होती है। पेरिशेबल मीन्स बेटा आज की मजदूरी क्या आप सेव करके रख सकते हो कि कल नहीं, आज मैं दिन भर सो लेता हूँ, कल मैं डबल मेहनत कर लूँगा, बेटा ये वहम होता है सिर्फ मन का, ठीक है। आज की मजदूरी आज ही मर जाएगी, आप दूसरे दिन ये नहीं कि आज अगर आप कैपेबल हो कि आप 20 यूनिट बना लो तो कल उठ के आप, मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपकी मान लो मैक्सिमम कैपेसिटी है 20 बनाते हो आज, तो ऐसा हो सकता है क्या कल कल उठो सुबह और ऐसा भगवान ऊपर से कुछ ऐसी एनर्जी भेज दें आपको और कहने लगे अरे आज तो तू 40 बना ले, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लेबर होता है पेरिशेबल, आज की मजदूरी आज ही मर जाएगी, ये मत सोचना कि क्या तुम उसको मजदूरी को अपने हार्ड वो जो वर्क है उसको सेव करके रख सकते हो। इसलिए बेटा यहाँ बोला गया कि लेबर जो होता है पेरिशेबल नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ तो ये सही है, उसने नॉट पूछा है। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। उसके वीक बार्गेनिंग पावर होती है, बनी बात है। लेबर एंड लेबर पावर कैन नॉट बी सेपरेटेड, क्यों नहीं सेपरेट, ठीक, हाँ देखो अब भी समझा है। लेबर एंड लेबर पावर कैन नॉट बी सेपरेटेड, बेटा जो उसकी पावर है वो उससे जुड़ी हुई है, उसको सेपरेट नहीं कर सकते कि आज का मैं कल सेव कर लूँगा ना, ये दोनों देखो रिलेट कर रहे हैं पॉइंट। लेबर इज नॉट मोबाइल, ये तो गलत बोल रहा है भाई, लेबर तो जा सकता है ना इधर से उधर, नॉट क्यों बोल रहे हो तुम उसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड, अब बच्चों ये वाला आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए, तभी मेरे को पता चलेगा कि आप लोग पूरा अच्छे से वीडियो देखते हैं, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से देख लिया 4-5 क्वेश्चन और कर लिए। बेटा नुकसान आपका है, मेरा नहीं है, ठीक है। मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 2:05, समझ रहे हो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो हंस रहा है वहाँ बैठ के, वही बैठा हुआ है मेरे साथ। When average product rises as a result of an increase in the quantity of variable factor, marginal product is, क्या बोल रहा है, when average product rises, क्या हो रहा है बेटा, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, किसके इंक्रीज होने से, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो बेटा देखो अब भी हमने पढ़ा था वो कैसा रहेगा, मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, पहले वो ऐसा ऊपर टाइप का दिखा था ना अपन को, ऐसा नीचे टाइप का दिखा था, फिर तो बेटा ये जो था ये जा रहा था, फिर ये तेजी से गिर रहा था, तो ये मार्जिनल था, ये एवरेज था, है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, मोर देन एवरेज प्रोडक्ट, तो उस समय जब एवरेज बढ़ रहा रहेगा बेटा वेरिएबल फैक्टर, तो वो ऊपर दिखेगा ना, ज़्यादा दिखेगा। सपोज 62 देख लेते हैं बच्चों। सपोज द फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट जनरेटेड करस्पॉन्डिंग टोटल आउटपुट ऑफ 150, 200, 350, 550, व्हाट विल बी द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ इनपुट 1 2 3, इसको इससे लेस कर दो बेटा, कितना 150 आ जाएगा, थर्ड का पूछ रहा था ना 150। अरे क्या बोलना चाह रहा है, सपोज द फर्स्ट 4 यूनिट 1 2 3, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही है, वो आंसर सही दिया है। यहाँ का बेटा मार्जिनल पूछा है, ये तो सेकंड का हो जाएगा, इसको लेस करना, सॉरी सॉरी बच्चों, देखा जल्दी में ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। 63 बेटा, कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज बेस्ड ऑन स्टडीज मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बातें करता है ये, या यार कॉप डॉगलस का बेटा थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। 64 देख लेते हैं। इन इकोनॉमिक्स एंटायर प्रोसेस ऑफ डैश इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ, अरे भाई सीधा प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, फट से देखो प्रोडक्शन, ये भी याद कर लो बेटा। कॉप डॉगलस फंक्शन इज गिवन बाय
है ना, लेबर कैपिटल, और ये पूछ रहा है उनका क्वांटिटी, तो ये बी याद रख लो। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन मैटर्स, ये रिपीटेड क्वेश्चन। 67 भी बच्चों रिपीटेड। ए 68 एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज, बेटा मैक्सिमम, ये फिर रिपीट है ना, वहाँ मैंने समझाया था। आइसोकॉन्ट और इक्वल टू बेटा क्या है, प्रोडक्ट लाइंस, है ना, ये भी हमने शायद सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ, है ना, ये देखो बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इकोनॉमिक्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स तो नहीं होंगी बेटा, है ना, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड, नहीं नहीं बच्चों, दोनों में क्या है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो एक्सटर्नल से भी फायदे, इंटरनल से भी फायदे, है ना बेटा, और ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। 71 देख लेते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन विल गेट डैश रिटर्न्स टू स्केल, व्हाट अ कांस्टेंट। ठीक है, याद रखो आप लोग इसको। कॉप डॉगलस का बेटा सबसे पहले याद रखो, ये लेबर और कैपिटल से रिलेट करता है, इसमें रिटर्न कांस्टेंट है, इसकी इक्वेशन याद कर लो ये वाली। ठीक है, तो इस टाइप का आप लोगों को थोड़ा सा नोट्स बना लेने हैं ना। वैसे मॉड्यूल में आप देखेंगे छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा है, उसको आप लोग थोड़ा सा ये याद रख लें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बोला है बच्चों, नॉट ट्रू। लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, और लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड इज पेरिशेबल। अरे हाँ, ऐसा थोड़ी ना है, लैंड इज पेरिशेबल कहाँ हुआ, लैंड तो आज भी अगर तुम कुछ करना चाहो कर लो, कोई लैंड की शक्ति थोड़ी ना मर जाएगी कि आज उपजाऊ है भूमि कल अनुपजाऊ हो जाएगी, नहीं भाई, वो तो उपजाऊ ही रहेगी। चलो 72 देख ले, 72 देख लिया, 73 देख लेते हैं बच्चों, क्या बोलना चाह रहा है। ला 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 ला, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, हेल्पिंग अ ब्लाइंड पर्सन इन क्रॉसिंग द रोड। नहीं भाई, वो तो हमने ऐसे ही कर दिया, मदद है वो तो हमारी, है ना, फर्ज बनता है भाई इंसान होने के नाते। ग्रुप डांस नहीं, होल्डिंग अ चाइल्ड हु इज नहीं, परफॉर्मिंग, होल्डिंग अ चाइल्ड हु इज फॉलिंग फ्रॉम अ वॉल नहीं, परफॉर्मिंग एन आर्ट इन अ थिएटर। ठीक है, ये सही है बेटा, कोई आर्ट ऐसा थिएटर तो पैसा हमको मिल रहा होगा, तो ये तीनों तो नहीं होंगे। मार्जिनल एवरेज एंड टोटल प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म इन द शॉर्ट रन विल नॉट कंप्राइज विथ, नॉट बोला है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। इनके रिलेशनशिप आप लोगों को पहले बेटा मैं पढ़ा देता हूँ, आंसर आप लोग खुद बताओगे मेरे को। सबसे पहले रिलेशनशिप देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट एस, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिलेशन, इन तीनों के रिलेशन के बारे में आप लोग खुद देख रहे हो अभी कितने सारे क्वेश्चन मार्जिनल एवरेज के पूछे, अब यहाँ पे टोटल भी आ गया, तो बेटा बहुत ही ध्यान से आप लोग इसका रिलेशनशिप याद रखें, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही इसके ऊपर। बोल रहा है व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइसेस मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट, वो ग्राफ में समझाया बेटा मैंने। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो बेटा ऐसा जाता है ना, ये ऐसा, ठीक है, तो जब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, तब यहाँ पे मार्जिनल कैसा, इन दोनों का इक्वल होता है। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट फॉल मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन द, जब ये गिर रहा होता है तो ये इससे कम होता है, और जब बढ़ रहा होता है तो मार्जिनल इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, बढ़ेगा भी इससे इंक्रीजिंग रेट से एवरेज के रिस्पेक्ट में, और गिरेगा भी एवरेज प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ज़्यादा तेज़ी से। अब आप लोग उसको कमेंट में बताएं क्या होगा उसका आंसर। ये देखो, ये पूरा ग्राफ बना के बताया है। सप्लाई ऑफ लैंड इज कैसी रहती है भाई, परफेक्टली इनइलास्टिक, जरा सी भी नहीं हिल सकती। ये थोड़ी ना कि लैंड बढ़ जाएगा कल को, उसको बढ़ा घटा सकते नहीं भाई, वो तो गॉड ने जितना दे दिया उतना ही फिक्स है वो तो। मार्जिनल प्रोडक्ट इज स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट, बेटा बता चुका हूँ, जब भी टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट किससे रिलेट करेगा, टोटल से, चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल प्रोडक्ट हो, मार्जिनल यूटिलिटी हो। मार्जिनल तो भाई टोटल का पीछा नहीं छोड़ेगा, और टोटल किसका नहीं छोड़ेगा, मार्जिनल का। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये समझा रहा हूँ, वैसे तो समझा चुका हूँ मैं, पर देख लो एक बार और। हाँ जी, टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट की बातें हैं, और मार्जिनल टोटल आउटपुट है बच्चों। अब देखो ये कैसे आया होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, जो यहाँ पे 8 आया, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ 18 हो गया बेटा, जब भी तो 18 में से 10 गए होंगे तो 8 आया होगा, और यहाँ पे
24 में से 18 गए होंगे तो 6 आया होगा, समझा चुका हूँ बच्चों, ठीक है, पहले ही, इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब व्हाट विल द थर्ड, ये हो जाएगा 6। एवरेज प्रोडक्ट फॉर 3 लेबर्स, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ 3 लेबर, बेटा इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा बेटा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए हमारे बेटा 79 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे हमने किए बेटा 79 क्वेश्चन। अब ये आगे हम देखेंगे कौन सा, अभी भी और क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है, तो इसमें भी हम देखेंगे, वही मैंने कहा, अभी मैंने 70 देखे। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के बेटा हमको अभी 300 देखने हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, अभी भी हमको 220 क्वेश्चन और देखने हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को, चलो